हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी जो कि दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए होने वाली है। तो अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में नहीं है तो आपके लिए स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अभी वीडियो को लीव कर सकते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है इसको देखने का। हर अटेम्प्ट की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। हर अटेम्प्ट में ये डिफरेंट बताया जाता है कि किस चैप्टर को हमें छोड़कर जाना चाहिए और किस चैप्टर को हमें करके जाना चाहिए अच्छे से। तो दिसंबर 2024 में अगर आपका अटेम्प्ट है ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो आपके लिए स्ट्रेटेजी होने वाली है। और दोस्तों, हमने दिसंबर 2024 के लिए नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें इस बार हमने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर काफ़ी नए नए तरीके के क्वेश्चन डाले हुए हैं और नए पेपर पैटर्न के अनुसार डाले हुए हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज के अंदर आपके एमसीक्यू और क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे एमसीक्यू और क्वेश्चन के बेस पर होता है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको पूरा स्टेप दे रखा है डिस्क्रिप्शन में कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज की जो फीस है, अगर आप ग्रुप 1 में हो तो ग्रुप 1 की 3 सब्जेक्ट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट की फीस जो है वो 500 है। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हैं तो वो 250 रुपीज़ है। टेस्ट सीरीज बाई करिए। टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोसीजर इस तरीके से है कि अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा, जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं उन चैप्टर के हम दो दो टेस्ट लेते हैं। हर एक दो टेस्ट शेड्यूल आपको टेस्ट सीरीज बाई करने पे वहाँ दिख जाएगा कब कौन सी डेट पे कौन सा टेस्ट होने वाला है। प्लस आपके पास टेस्ट जो पूरे क्वेश्चन पूरे चैप्टर के दो दो टेस्ट तो हो ही गए, साथ में फिर दिसंबर नवंबर 30 तक हमारे दोनों चैप्टर के हर एक चैप्टर के दो दो टेस्ट कवर हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा दिसंबर में फुल फ्लैश टेस्ट चालू होंगे, जिसमें पूरे पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा 2 से 3। चलिए, तो थोड़ी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पे के ये वीडियो देखते हैं तो उनको बताना था। टेस्ट सीरीज बाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हो उतना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेगा। बहुत एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर रहे हैं 250 रुपीज़, जिसके अंदर हम आपको करीब 30 से 40 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो और इसके बाद अब ये समय है दोस्तों फास्ट ट्रैक बैच को स्टार्ट करने का। हमने फास्ट ट्रैक बैच अपना लॉन्च किया था जून 2024 टाइम के लिए। उसमें कुछ चैप्टर रह गए थे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रांच और डिपार्टमेंटल और आपके पार्टनरशिप, तो वो हम नेक्स्ट मंथ से दोबारा रीस्टार्ट करके उसको कंप्लीट करेंगे। बट अभी के लिए आप अपने फास्ट ट्रैक बैच को स्टार्ट कर सकते हैं और ये समय है फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करने का। कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करने का समय है। नहीं हुआ है कोर्स कंप्लीट तो जल्दी से करो, फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करो। सर वापसी आ जाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए वीडियो की शुरुआत में देता हूँ कि बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फास्ट ट्रैक बैच लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करो, स्टार्ट करो। सर उसको देखो देखो जल्दी से रिवीजन करो, एक एक दो दो क्लास में रिवीजन करा रखे पूरे चैप्टर के। आइए अब बात करते हैं अपनी दिसंबर 2024 की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन से चैप्टर छोड़कर जाने चाहिए और उस चैप्टर को छोड़ने के बाद भी हम अपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है जैसे कि भाई पिछले बार का पैटर्न भी यही था कि एमसीक्यू 15 मार्क्स के आएंगे, हर एक को एमसीक्यू 2 मार्क्स का होने वाला है और 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू में वैसे तो आपको कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपके पास समय है, टाइम है तो दे देना, बाकी रीजन देने की नीड नहीं है। कई बार स्टूडेंट का देखा गया है, भाई मैंने पिछली बार का पेपर मंगाया था, एक बच्चे का आंसर मंगाया था, मैं अपने उस बच्चे के आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ, आंसर शीट सर्च आंसर मंगाया था, जिसके अंदर बच्चे ने सीधा सीधा अपना आंसर लिखा था और रीजन नहीं दिया था, उसको पूरे पूरे मार्क्स 2-2 मार्क्स मिले हैं। अब ये ना एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है, तो रिस्क ना लेते हुए आप रीजन दे देना। रीजन क्या देना, भाई ये टिक क्यों करा है, इसका रीजन क्या है, बस सिंपल है, ठीक है। बाकी नीड नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी कहता नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक, जिसके अंदर आपके 7 क्वेश्चन है और हमें करने होते हैं 5। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन ये, मतलब कौन से वाले क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। और आप अगर मेरी स्ट्रेटेजी शुरू से देखते हुए आ रहे हो, सर ये चीज़ तो पता हो गया होगा कि हाँ यार हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला पार्ट आता है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बीआरएस एंड डेप्रिसिएशन, और आपके पास के अंदर आता है ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग 11वीं क्लास में पढ़ा था, बीआरएस 11th क्लास फाउंडेशन ग्रुप 1 में पढ़ा है, डेप्रिसिएशन 11th क्लास फाउंडेशन ग्रुप 1 में पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन 11th क्लास फाउंडेशन ग्रुप 1 में, ट्रायल बैलेंस कैपिटल। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं आता, तो भैया आपकी अकाउंटिंग में 0 मार्क्स है।
मतलब आपने जितना ही पढ़ा वो जीरो देता हूँ मैं आपको उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि 11th क्लास में, फाउंडेशन में, बीकॉम में, उसके बाद आपके इंटर ग्रुप 1 में आप आ गए हो, तब भी आपने वहाँ अपना कोर्स में पढ़ा है। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कराना तो सर बेवकूफ़ी रहेगी। 14 मार्क्स पूरे आने चाहिए, पूरे इस क्वेश्चन के अंदर। सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। कौन कौन से चैप्टर है? बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या चैप्टर इंक्लूड होते हैं बेसिक अकाउंटिंग में? ट्रायल बैलेंस मैं अलग से भी लिख चुका हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब बेसिक के अंदर है, इंक्लूड है, कैश बुक, ये सब चीज़ें बेसिक के इंक्लूड होती है। इसके बाद डेप्रिशिएशन का चैप्टर, इसके बाद रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस। सर इनमें मेहनत करने की, एक दिन बैठो, एक दिन 5-6 घंटे बैठो और सबका रिवीजन कर लो अच्छे से, एक एक चीज। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करके आना है आपको और पूरे 14 मार्क्स आपको यहाँ पर गेन होते हैं। मेरे स्ट्रेटेजी के अनुसार ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे 100%, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब से अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पेपर में आ सकता है। तीसरे क्वेश्चन में कंसाइनमेंट चैप्टर से पेपर में आ सकता है, जॉइंट वेंचर चैप्टर से पेपर में आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज से आ सकता है ए पार्ट में, बी पार्ट में आ सकता है हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग के। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर है जिनमें ये आ रहा है। अब किसी स्टूडेंट को लीज अकाउंटिंग और हायर परचेज आसान लग रहा है, क्योंकि देखो सर कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल ऑफ एक्सचेंज आप पहले फाउंडेशन में पढ़कर आ चुके हो। मैं आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट अब चीजें डिफर करेगी। अगर आपको हायर परचेज आसान लगता है, हायर परचेज की प्रैक्टिस करते हुए आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, लीज अकाउंटिंग आसान लगता है, लीज अकाउंटिंग ना वंस इन अ वाइल आता है पर फिर भी आपको करके जाना है, पर हायर परचेज पर इंपॉर्टेंट है, वो तो आता ही आता है। तो कभी कभी हायर परचेज, कभी लीज अकाउंटिंग, इस तरीके से यहाँ पर डिफर करता है। पिछले टाइम में भी यही था। अगर आपको हायर परचेज अच्छे से आता है, लीज अकाउंटिंग आता है, तो वो कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि भाई आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो या आप इंटर ग्रुप 1 में ही पढ़ के आए हो, बिल ऑफ एक्सचेंज तो आप 11वीं क्लास में पढ़ा था। सर ये आपके एक बेसिक लेवल की चीजें होती है जो फाउंडेशन में आप पढ़ कर आ चुके हो। अगर आपको हायर परचेज आता है, जो कि आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आता है, लीज अकाउंटिंग आता है, तो सर क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करिए। मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करा, आपने पहला ठीक करा, दूसरा, एक 7 नंबर तो जाएंगे, 7 में से कुछ तो मिलेंगे, तो आप ओवरऑल अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार उन बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार उन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसको हायर परचेज समझ में आया था, जिसको लीज अकाउंटिंग समझ में आया था, वो आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि उसमें कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, हायर परचेज, लीज अकाउंटिंग आपको पढ़ना पड़े। 2 क्वेश्चन हटाओ। अब हमें करने हैं 3 क्वेश्चन। सर मैं हमेशा कहता हूं जो फाइनल अकाउंट और एनपीओ है, इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, और 14 मार्क्स के क्वेश्चन में एक इतना ऐसा नहीं है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि तो बहुत ही मुश्किल है। सर पिछले आप मॉडल टेस्ट पेपर उठा के देखिए, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, एक बार एनपीओ क्वेश्चन डाला हुआ है, 2 मॉडल टेस्ट पेपर, दोनों में दोनों डाला हुआ है। क्यों? इंस्टीट्यूट को पता है हम अपनी मर्जी से डालेंगे फाइनल अकाउंट एनपीओ, फाइनल अकाउंट एनपीओ। ठीक है, अब मैं देखो, मैं इसमें कोई, अब स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिक लगाने लग जाते हैं कि यार पिछले टर्म में ना एनपीओ आया था, इस बार फाइनल अकाउंट आएगा, तो एनपीओ नहीं छोड़ के जाते, और पिछले टर्म में फाइनल अकाउंट आता है, इस बार एनपीओ आ रहा है, तो ऐसे ट्रिक ना लगाए। आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, इतना ट्रिक मत लगाइए। स्ट्रेटेजी एक अलग चीज होती है, पर यहाँ पर ट्रिक लगाना गलत चीज है। सर फाइनल अकाउंट एनपीओ दोनों करके जाना है आपको, प्रैक्टिस दोनों करके जानी है, दोनों के क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है सर, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट नहीं करना। आप एक वो लेकर देख लीजिए, पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं आती है। आप स्टूडेंट पता नहीं प्रैक्टिस करने में इतनी मुश्किल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। भाई मैं अपने डाउट सॉल्विंग लेता हूं तो बच्चा मेरे से, स्टूडेंट मेरे से इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट पूछता है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कॉल पे समझाना पड़ता है, तब समझ में आता है। सोचो इतनी मुश्किल ले लेता है वो स्टेटमेंट। अरे भाई उतना नहीं जाना है आपको, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना है, इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट को नहीं जाना है। आप पिछले साल के पेपर उठाइए और वहां ट्राई करके देखिए कि आपसे वो हो पा रहे नहीं हो पा रहे, राइट। तो मेरा रिकमेंडेशन आएगा फाइनल अकाउंट और एनपीओ के लिए आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के उसको करिए। मेरा मॉड्यूल तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल आपने सभी करा है, तो मैं रिकमेंडेशन रहेगा पिछले साल के पेपर उठाए, फाइनल अकाउंट एनपीओ के क्वेश्चन करिए। तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार 4th क्वेश्चन आपको करना है। अब सर बात आती है पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप हर किसी का नहीं होता। मैंने एक बार वीडियो डाली थी, 70 लेक्चर थे, बहुत ज़्यादा लेक्चर है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। अगर आप एडमिशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मॉड्यूल में एडमिशन से है, तो 35 लेक्चर में पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा पार्टनरशिप, या ऐसे भी लिख सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीएमए इंटर बाय दीपक क्लासेस, ये भी लिख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करके डायरेक्टली प्लेलिस्ट आ जाएगी आपको, या पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीएमए इंटर लिखोगे तब भी आ जाएगी। तो सर
पार्टनरशिप की 35 लेक्चर आप देख सकते हो, एडमिशन स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को ध्यान नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो नीचे कमेंट कर सकता है कि कौन से लेक्चर पे कौन सा लेक्चर है, ठीक है, अगर किसी ने देखी है तो, ठीक है। और अगर आपने बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं पढ़ी, अगर आपको लग रहा है कि यार पार्टनरशिप 35 लेक्चर देखना या 70 लेक्चर देखना इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये क्वेश्चन छोड़कर आ सकते हैं। बट हालांकि पार्टनरशिप से देखा जाता है कि डिसोल्यूशन, एडमिशन और रिटायरमेंट से ही ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप अगर आपने देख लिया है, कर लिया है, तब तो इसको अटेम्प्ट के डालिए, तब तो इसको डालिए कि हाँ मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर आपने पार्टनरशिप नहीं करा हुआ है और करना भी नहीं चाहते तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है सर। दूसरा आ जाता है, तो मैंने ये कहा कि जिन स्टूडेंट ने पार्टनरशिप करी है तो वो तो ये बैकअप पे लेकर चलेगा, इसको क्या रख के चलेगा, बैकअप में। बैकअप का मतलब क्या होता है, मैंने हर बार बताता हूँ, बैकअप का मतलब ये होता है कि कभी हमने जो अपने डिसाइडेड क्वेश्चन रखे हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाता तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा तो मैं वो अटेम्प्ट करूंगा, दूसरा छोड़ दूंगा। लेट सपोज कि मैंने डिसाइडेड क्वेश्चन रखा था कि मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 7वां करूंगा, ये मेरे डिसाइडेड क्वेश्चन थे, ये मैं करके आऊंगा अटेम्प्ट में, ये मैंने डिसाइड करके चलाऊं पहले से, ठीक है सर, ये मैं डिसाइड करके चलाऊं। पर मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो 7वां क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मुझे आ नहीं रहा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब पार्टनरशिप का लग रहा है कि मैं 90% तक कर लूंगा, तो अटेम्प्ट कर लो ना सर, 90% में कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं बैकअप के रख के चलेंगे एक क्वेश्चन, और एक तो पूरा छोड़ कर जाएंगे बिल्कुल सिंपली। और वो हमेशा मैं कहता हूं भैया ब्रांच और डिपार्टमेंटल, मैं इसको सर छोड़ने को क्यों कहता हूं, मेरी बात सुनो। इंश्योरेंस क्लेम कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम है ही नहीं बड़ा चैप्टर सर, दिक्कत है ब्रांच और डिपार्टमेंट में। सर डिपार्टमेंट भी बड़ा चैप्टर नहीं है, पर यह दिक्कत है कि ब्रांच कभी डिपार्टमेंट आता है कभी ब्रांच, जैसे एनपीओ फाइनल अकाउंट में कभी एनपीओ फाइनल अकाउंट आता है, ऐसे ब्रांच और डिपार्टमेंट आता है। सर दिक्कत है ब्रांच, ब्रांच के अंदर जो क्वेश्चंस है एक तो बड़े मुश्किल से है, दूसरा ब्रांच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरा ब्रांच अकाउंटिंग में नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा है, अकाउंट मेंटेन करना ज्यादा है, हर एक में चीज अलग अलग है। अगर किसी स्टूडेंट को ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम ये 3 चैप्टर हो रखा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है, तो आप इसको इन करिए, आप इसको इन करिए। अगर आपको लगता है कि ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिपार्टमेंट या इंश्योरेंस क्लेम का मैं कर लूंगा, इंश्योरेंस क्लेम देखो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि सोचो अगर मैं ब्रांच छोड़कर जा रहा हूं तो इंश्योरेंस क्लेम करके फायदा क्या है, क्योंकि वो तो इसी के साथ आएगा, मुझे तो पूरा क्वेश्चन छोड़ना है। ऐसा तो नहीं है मैं एक इसका करूंगा एक इसका करूंगा, दोनों माने जाएंगे, दोनों नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको। सर ऐसे नहीं कर सकते आप, अगर आपको 7वें का बी अटेम्प्ट करा तो 6ठे का ए अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो दोनों करने पड़ेंगे आपको, ठीक है सर, नहीं तो दोनों काउंट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट पता क्या करते हैं, स्टूडेंट करते हैं पहले का ये करेंगे, दूसरे का ये कर लेंगे, तीसरा चौथा करेंगे, 5वां करेंगे, 6ठे का ये करेंगे, 7वें और ये भी कर लेंगे। तो सर फिर आपके 1 से लेकर 6 देखा जाएगा, ये सही भी होगा तब भी काट दिया जाएगा आपका, ये काट दिया जाएगा, क्योंकि आपने पहले से लेकर 6 पहले सारे अटेम्प्ट कर लिए, मतलब आपके आंसर में पहले 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होंगे वो मायने रखे जाएंगे, बाकी काट देगा पूरा का पूरा। यही होता है सर। अब आप गलती करोगे, कहेगा भाई दूसरे तीसरे का मैं ये कर लेता हूँ, इसका मैं ये कर लेता हूँ, गलत है भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। चलिए तो सर, तो मैं इन स्टूडेंट को कंपैरिजन करूंगा, ये तो मैं सीधा सीधा मना करता हूं, क्योंकि ब्रांच जो है बड़ा मुश्किल चैप्टर है। अगर आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस है ब्रांच और डिपार्टमेंट वाले चैप्टर में, अकाउंटिंग इंश्योरेंस क्लेम में, तो आप इस क्वेश्चन को अपना बैकअप बना सकते हैं पार्टनरशिप के अलावा, इस क्वेश्चन को बैकअप। हालांकि सभी स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस तो कराई है, हमने आपको पूरा सिलेबस कराया था, आपने भी पूरा सिलेबस करा है। अब ये होता है ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि यार मुझे क्या आता है, मुझे मैं अपने उसमें देखा जाऊं तो मैं जब एज अ स्टूडेंट था तो मुझे ब्रांच अकाउंटिंग कभी समझ ही नहीं आया था एज अ स्टूडेंट। तो आज तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब कुछ अच्छे से, मैंने आपको सारे मॉड्यूल क्वेश्चन कराए, पर एज अ स्टूडेंट मुझे ब्रांच अकाउंटिंग में थोड़ी दिक्कत होती थी, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिक्कत होती थी, मुझे उस टाइम पे नहीं आया करते थे। जब मैं 2016 में स्टूडेंट था और मैं पढ़ता था तब मुझे दिक्कत आती थी। आज की बात अलग है, वो चीज़ अलग है भाई, हम चीज़ों को बार बार रिपीटेड बेसिस में कर रहे हैं तो याद हो गया सारी चीज़ें। बट सर एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो कोई ऐसे चैप्टर होते हैं जहां पर प्रॉब्लम आती है, जहां पर समझ नहीं आती चीज़ें, उन क्वेश्चन को अपने हिसाब से बैकअप पे लेके चलिए। मैं आपसे कहूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे ईजी है, तो आप 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 7th क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है, क्योंकि जब ये करोगे ना ट्राई, उसमें से आपको ये भी हो जाएगा ट्राई। इसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी पूछेगा, यहाँ पार्टनरशिप की थ्योरी और छोटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, पीएसआर रेशियो निकालो, न्यू पीएसआर रेशियो। तो पार्टनरशिप का या तो थ्योरी पूछ लेगा या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, और या फाइनल अकाउंट में कभी एनपीओ का पूछ रहा है, कभी बेड डेप्थ का क्वेश्चन पूछ रहा है। बेड डेप्थ की एडिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, 3 में से 2 करने हैं सर, 3 में से 2 करने हैं, ध्यान दो, काफी अच्छा क्वेश्चन है 8वां, 3 में से 2 करने हैं। इसमें एक
क्वेश्चन आएगा और शुक्र करो अगर पार्टनरशिप का भी शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ गया न्यू पीएसआर निकालने का तो चुटकियों में कर दोगे आप, क्योंकि कोर्स तो आपने पूरा करा है ना दोस्त। ठीक है, तो चलो जिसने पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करी तब भी वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो मेरे स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको जो करना है, मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार, जो मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है और क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये अटेम्प्ट करके आने हैं आपको पेपर में। ये आपके 5 बेस्ट अटेम्प्ट होंगे और बैकअप में आप क्वेश्चन नंबर 6 या 5 में से कोई रख सकते हो। ठीक है सर, बैकअप में जरूर लेकर जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्टनरशिप करके जा रहे हो तो फिर आपको ब्रांच और डिपार्टमेंट छोड़ देना है, पूरा ब्रांच डिपार्टमेंट इंश्योरेंस छोड़ दो, और अगर आप पार्टनरशिप छोड़ रहे हो तो फिर आपको ये अटेम्प्ट करके ये आपको पढ़ के जाना है। इसमें कोई नहीं है, आप रिस्क नहीं लेना, ठीक है ना। रिस्क मत लेना कि मैं नहीं, मैं तो मैं 5 कर रहा हूँ, मैं ये भी छोड़ूंगा, ये भी छोड़ूंगा और ये भी छोड़ रहा हूँ। ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो देखिए, अब अगर मान लो आपका पार्टनरशिप भी नहीं हुआ, ब्रांच भी नहीं हुआ, डिपार्टमेंट भी नहीं, इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं हुआ, ठीक है, और आपके पास समय नहीं है, तो बात अलग है। फिर आप यही करोगे भाई 5 करने पे हो तो 100 अटेम्प्ट ही रहा है, पहले से डिसाइड है कि मेरे को ये करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां पहले से 100 तो तब भी अटेम्प्ट हो रहा है ना। वो दिक्कत यहाँ 100 में से 100 तो आ नहीं जाएंगे ना, 100 में से 60 आ जाए अच्छी बात है, 70 आ जाए बहुत अच्छी बात है, और पास होने के लिए चाहिए मिनिमम 40 और एग्रीगेट के लिए 50 चाहिए। तो आपको भी पता है कि प्रोफेशनल लेवल है कि भाई आप 100 का अटेम्प्ट करके आओगे, कहीं गलती भी होगी, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही हो, कहीं गलत भी हो सकता है। तो चीज़ें उस हिसाब से डिसाइड करिए और कमेंट करिए। इस बार आप कमेंट करके दिखाइए, मैं चेक करूंगा कि आप कौन से क्वेश्चन को बैकअप में और कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हो। कमेंट करके बताइए सर, जिससे मुझे भी हो कि यार स्टूडेंट के अनुसार क्या उसको मुश्किल लग रहा है। तो मेरे को भी एक ऑब्जर्वेशन, मैं भी ऑब्जर्व करूंगा, सारे कमेंट पढ़ूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आप बैकअप में रखना चाहते हैं और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते हैं। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि स्टूडेंट को कौन सा चैप्टर पसंद नहीं आ रहा। मान लो आप कह रहे हो नहीं मैं तो 7वां छोड़ूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट 7वां कर रहा है, मतलब उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पसंद नहीं आ रहा, कुछ करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे फिर उस चीज़ के लिए ना। चलिए, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी दोस्तों, और टेस्ट सीरीज जरूर बाई करिए सर। चले भले चैप्टर की बात करिए, पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हो तो ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट 500 में है, बाई करिए। जो आप कर रहे हो उसका पता होना चाहिए कि यार मैं कहाँ पर कितना पानी में हूँ, मैं हो रहा ही नहीं हो रहा मेरे से। अगर एग्जाम में नया सा क्वेश्चन आएगा, मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, सारे क्वेश्चन नहीं डाले हुए, तो आपको फील होगा कि यार मैं जो एग्जाम में टाइम आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है, दीपक क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा दीपक क्लासेस, वो ऐप डाउनलोड करो। लॉगिन या फिर रजिस्टर, अगर आप पहले लॉगिन करा तो लॉगिन कर लो, नहीं तो रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद पे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करके टेस्ट बाय करके स्टार्ट करिए। शेड्यूल वहीं दे रखा है, हर दिन टेस्ट अपलोड होंगे, हर दिन टेस्ट के आंसर अपलोड होंगे। ये रहेगा। कोई भी फर्दर चर्चा है तो ये नीचे जो नंबर जा रहा है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए आपके पास स्ट्रेटेजी का सारी स्ट्रेटेजी आएगी दोस्त, अकाउंट की भी आएगी आपके पास, अकाउंट की भी स्ट्रेटेजी आई गई है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की भी आएगी सर, लॉ एंड एथिक्स की भी स्ट्रेटेजी आएगी, उसके बाद ग्रुप 2 की भी आएगी, सारी आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।